क्या खैरियत से? खुश है? तबीयत ठीक है? छोटा सा आपका लेते हैं इंट्रोडक्शन के इस वक्त ऑडियंस मेरे सामने कौन सी बैठी है। मुझे ये बताएं, डीएसआर का पेपर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने के लिए आए हैं, पहले ही पेपर पढ़ा था लास्ट टाइम? पढ़ा था? नहीं पढ़ा? पढ़ा था? पढ़ा था? प्री बैच में? चलो पढ़ा था, ठीक है। ये पेपर बेसिकली अपने अंदर 3 ग्रिड्स रखता है। एनीवन जिसको इन 3 ग्रिड्स का पता हो? बिल्कुल, एक है डेटा और एक है हमारे पास सिस्टम और एक है हमारे पास रिस्क। सर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये तीनों ग्रिड्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या मतलब? ये वर्ड क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई ताल्लुक इनका आपस में नहीं है, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। इस वक्त चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जो हमारा डीएसआर का पोस्ट बैच है वो बेसिकली एक ऐसा बैच है जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये कहाँ शुरू हो चुका है? प्री बैच में। प्री के अंदर हम लोगों ने इसके 4 अदर चैप्टर्स को कवर किया अभी तक। वो 4 चैप्टर्स कौन से हैं? चैप्टर 1 है, 4 है, 3 है और 2 है। चैप्टर 1, 4, 3, 2। अब जिसने तो ये पेपर पहले पढ़ा है उसको आइडिया हो चुका होगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं प्री बैच में। यानी कि हम लोगों ने डेटा को समझा, हम लोगों ने बिग डाटा के ऊपर बात की है, हम लोगों ने डाटा एनालिसिस के ऊपर बात कर ली हुई है और डाटा गवर्नेंस के ऊपर बात कर ली हुई है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 चैप्टर्स मिला के अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द आईकैप एग्जाम बन सकता है। 15% ऑफ आईकैप क्वेश्चंस यहां से वो टेस्ट कर सकता है अगर मैं रीसेंट पेपर को भी सामने रख लूँ तो। और इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4 बिग डाटा, जहां से वो नॉर्मल सवाल अपने बनाता है। ये जो हमारा पोस्ट बैच है इसका स्ट्रक्चर कुछ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट इज लाइक दिस। एक दफा जरा देखें, पहले आप लोग देखें तसल्ली से, मुझे देख के बताएं आपको कहानी समझ आती? हाँ जी। शुरुआत कहां से हो रही है? रिस्क से। क्योंकि ये तीनों ग्रेड्स आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, किसी का ताल्लुक किसी से नहीं। ये कहना गलत होगा कि डेटा नहीं आता तो सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आएगा, सिस्टम नहीं आता तो रिस्क पे इफेक्ट आएगा, डेटा नहीं आता तो किस पे फर्क आएगा? रिस्क पे फर्क आएगा। ऐसा कुछ नहीं। बाहर अगर मैं जाऊं पाकिस्तान से तो ये तीनों पेपर्स इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली 100 नंबरों के लिए टेस्ट होते हैं। आईकैम ने क्या किया हुआ कुछ यहां से पकड़ा, कुछ वहां से पकड़ा, कुछ यहां से पकड़ा, जोड़ के आपको एक सिंगल पेपर बना के दे दिया है। इसका नाम है डीएसआर। बाहर के मुल्क में क्या है? 100 नंबर का अलग पेपर डेटा का, 100 का अलग पेपर सिस्टम का, 100 का अलग पेपर रिस्क का। अब होगा क्या? हम लोग अपना सफर शुरू करेंगे कल से, यानी कि 5 मई से। आज तो हमारी ओरिएंटेशन, अभी बात करते हैं मजीद। 5 मई से सफर शुरू करेंगे। कहां से? रिस्क रिलेटेड चैप्टर से, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जाम का 20 to 30 मार्क्स का एरिया। 20 to 30 मार्क्स का एरिया, जिसमें 4 चैप्टर है। तो अगर आप बिल्कुल शुरू से भी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप फिर भी ओके हैं।
आपने पहले पढ़ा हुआ है, पेपर दिया था, फेल हो गया, तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले पढ़ा था, पेपर नहीं दे पाए, दोबारा से पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ताल्लुक पिछले किसी भी टॉपिक से नहीं। तो सर जो चीजें कवर हो चुकी हैं, जो चीजें आप लोगों ने पढ़ा दी हैं, क्या उसके ऊपर दोबारा बात होगी? तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। कैसे होगी? देखें तरीकेकार क्या। तरीकेकार ये है कि हम लोग 3 हफ्ते लगाएंगे किसके ऊपर? रिस्क के ऊपर। किसके ऊपर लगाएंगे? रिस्क। और रिस्क के चैप्टर्स कितने? 4, 14, 15, 16 एंड 17। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने गलत लिख दी काउंटिंग। ये काउंटिंग क्यों लिखी हुई है? एनीवन, एनी गेस? सीक्वेंस के लिए। तो पहले 14 करेंगे, फिर 17, फिर 16 और उसके बाद 15। अच्छा, उसके बाद देयर इज अ मास्टर चैप्टर विद द नेम चैप्टर नंबर 18। अब मजे की बात यह है कि आईकैप की बुक में ये कोई चैप्टर नहीं है, बट होता ये है कि जब आप ये 4 चैप्टर शुरू करते हैं रिस्क के, तो इसमें कई बातें आपस में रिपीट हो रही होती हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक ऐसा चैप्टर मैंने बना दिया है किताब में जो इन सारी बातों को एक जगह पे ले आता है, और फिर आप रिस्क को एक ओवरऑल तरीके से देखना शुरू करते हैं। पहले आप देखते हैं किस तरह, इंडिविजुअली, और उसके बाद आप देखेंगे एक सिंगल चैप्टर में इसको एक सिंगल गो में कंबाइन करके। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाएंगी क्या? ईद। और ईद जिस टाइम पे आ रही है, ये टाइम बड़ा खतरनाक है। क्यों? ईद सेंटर में आ रही है। तो जब ईद सेंटर में होती है, इसका मतलब बताओ क्या होता है? ईद के बाद भी छुट्टियां चाहिए होती हैं और ईद से पहले भी छुट्टियां चाहिए होती हैं। तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि आप ये वाला वीक और ये वाला वीक पढ़ने के मूड में तो होंगे नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहले कवर हो चुका है 1, 4, 3 और 2, वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ इन 2 वीक्स के अंदर। फिर जब आप लोग वापस आएंगे ईद के बाद, तो हम लोग बात करेंगे डेटा के अंदर रहते हुए बाकी 2 चैप्टर्स की, 5 एंड 6, जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डीबीएमएस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। जो पहले 4 चैप्टर्स है वो डेटा को बताते हैं, जो अगले 2 हैं वो बताते हैं किसको? डेटाबेस को। देन ऊपर हमारा रिस्क खत्म हो गया, यहां तक आते आते डेटा खत्म हो गया, अब क्या रह गया? सिस्टम। तो जनाब 22 जून से हम लोग सिस्टम्स के एरिया में दाखिल हो जाएंगे और 18 जुलाई को हम लोग अपना सिलेबस सारा खत्म कर लेंगे इन टेस्टों के साथ। एक मिड टर्म होगा किसके ऊपर? रिस्क पे। एक मिड टर्म होगा किसके ऊपर? डेटा पे। और एक मिड टर्म होगा किसके ऊपर? सिस्टम्स पे। गॉट द पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि ये 100% कोर्स कवरेज नहीं है, बिल्कुल है, मगर हम इसको जोड़ के पढ़ेंगे किनके साथ? प्री वाले बच्चों के साथ। अच्छा, जब हम लोग यहां पे पहुंचेंगे 18 पे, तो 20 से लेके 25 और 27 से लेके 31, ये 2 हफ्ते हम लोग करेंगे अपना क्रैश बैच, जिसमें पूरा सिलेबस एक दफा फिर से दोहराया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम तो चैप्टर 1 से ही पढ़ना चाहेंगे, हम तो चैप्टर 1 से ही पढ़ना चाहेंगे, तो आपके लिए जो दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज ये 8 जून, विच इज 8 जून। ये 8 जून क्या है? यहां पे एक नया बैच स्टार्ट होगा फास्ट ट्रैक के नाम से, जो इस क्लास के बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चलेगा। उसका ताल्लुक इससे नहीं होगा, आपका ताल्लुक उनसे नहीं होगा। तो अगर आप बिल्कुल 0 से पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो आप इस वाले बैच के अंदर जगह बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो भी शुरू कब से होगा? 8 से, और एंड कहाँ पे होगा? 18, या शायद वो 25 तक एक्सटेंड हो जाए, देखेंगे उसका प्लान कैसे बनता है, क्योंकि बीच में जो है वो चीज़ें कवर हो जाएंगी उनकी, गालिबन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 18 तक आते आते। तो वो 1.5 महीने का 2 महीने का बैच होता है, जिसमें हम ज़रा ज़्यादा स्पीड से इसको लेके चलेंगे। अच्छा, तो ये तो था एक पूरा स्ट्रक्चर। पेपर कब है आपका? पेपर कब है बोला?
पेपर कब है? हम्म, पेपर है आपका 24 को, तो हम लोग कब खत्म करेंगे? नहीं, सब कुछ मिला के 31 को। तो आपके पास फिर भी तकरीबन 3 हफ्ते होंगे अपने आप को प्रिपेयर करने का। फिर इसमें मॉक भी आ जाएगा। आप कहेंगे सर 2 मॉक्स कर ले, हम 2 मॉक्स कर लेंगे। तो वो आपने मुझे बताना और मैंने क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा जी, सारी बातें करने के बाद अब आ जाए जरा मेन बातों पे आ जाए कि ये पेपर है क्या, इस पेपर के मसले मसाइल क्या है, और कैसे हम लोगों ने इस पेपर को पास करना है। वो बच्चे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दी है, आपने पहले पेपर दिया दिया था, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई थी एग्जाम में? मुझे आपने मसले बताने। टाइम लिमिटेशन आ गई थी, लिखने में पेपर पूरा नहीं था हुआ। कितने का रह गया था? 20 दिसंबर का रह गया था। ओए होए, और कितने मार्क्स आए थे? यहाँ पे क्या हालात है? ठीक है, सिलेक्टिव में क्या छोड़ दिया था? पूरा सिस्टम तो नहीं छोड़ दिया क्या? ये कई बच्चों ने गलती की है। ये कई बच्चों ने मसला ये किया है कि उन्होंने सिस्टम का सारा पोर्शन ही छोड़ दिया था। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये दोनों एरियाज अगर मैं मिला के देखूँ ना, डेटा का और रिस्क का एरिया, तो ये मिला के कोई 67 नंबर का पेपर है। और बाकी जो 1/3 पेपर था दैट वाज फ्रॉम सिस्टम्स। तो ये करना कि जनाब आप पूरी की पूरी ग्रिड छोड़ के चले जाएं या कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज कर ले बाकी छोड़ दें, ये सुसाइड है। हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने सारी बातों को कवर करना है, हम लोगों ने सारे एरियाज को अनफोल्ड करना है, सब कुछ पढ़ना है। बस एक वाहिद चीज जो कि मैं आपसे चाहूंगा पूरे सेशन में, वो है कंसिस्टेंटली क्लासेस को अटेंड करना, डंडी ना मारना बीच में, और जो काम बताया जा रहा है क्लास में बस वो करते जाएं, और किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमने ये 2 सवाल कल करने हैं और मेरे कराने से पहले आपने करके आने, इट मीन्स कि आपने उसको करके आना है। अगर आप डंडी मारना शुरू कर देंगे तो फिर फायदा नहीं। एक बड़े मजे का स्टैट देता हूँ। नॉर्मली ये देखा जाता है कि 10 बच्चे अगर क्लास में बैठे हो ना, तो 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टीचर की बात को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। और मजे की बात यह है कि आई कैप का भी जो स्टैट आता है, रिजल्ट स्टैट आता है, वो भी यही बताता है कि जनाब 25% से लेके 35% तक पासिंग रेशो निकलती है अक्सर पेपर्स के अंदर। कभी देखा 60% बच्चे पास हो रहे हैं? 70, 80, 90 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेस ही यहीं पे खराब हुई होती है। क्या आई कैप जान के कहता है जनाब हमने इतने ज्यादा बच्चों को पास नहीं करना? क्या कोई उसको रोक टोक है? जहां पे वो BIA के गालिबन 50% बच्चे पास हुए इस दफा, है ना? तो जहां पे BIA का 50% रिजल्ट आ सकता है, वहां पे डाटा का नहीं आ सकता। फर्क सिर्फ किधर आता है? इंटरेस्ट में। फर्क सिर्फ कहाँ पे आता है? बच्चे की कैपेबिलिटीज के अंदर कि क्या वो कोप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मैं आपसे बस यही चीज चाहूंगा कि हम लोग जितना भी क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं मजे की बात आपको बताऊं, मेरी मेरी कोशिश ये होती है कि जितना क्लास में कवर हो गया, आपको घर जाके एफर्ट ना करनी पड़े। क्योंकि घर जाके आपने अकाउंटिंग को टाइम देना होता है, और अच्छा खासा टाइम देना होता है ना? ऐसे ही है ना? चलो एक छोटा सा एक सवाल है आपसे। IAS 16 आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? IAS 16 पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? R1 में पढ़ा होगा। तो IAS 16 के कितने सवाल ऐसे जो कि आपने हाथ से लिख के सॉल्व किए होंगे? चलो आपको साइड पे कर देते हैं। नहीं, फिर भी कोई एक नंबर दो।
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सब कुछ टोटल बताओ। 40 सवाल। हाँ जी 30 to 40, मैं 30 ले लेता हूँ आपकी फिगर। 40 45, चलो 40 ले लेता हूँ। 10 20, चलो हम 20 ले लेते हैं। हाँ सैंपल, हाँ 15, एक और 20 के फिगर ले लेते हैं। इन सबको ऐड करें, सबको ऐड करके 5 पे डिवाइड करते हैं। एवरेज फिगर बताएं क्या आ रही है? एवरेज 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 है 40 80 120 130। 130 को 5 पे डिवाइड करें। क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है 40 50, हाँ 150। 150 को अगर हम 5 पे करें तो इसका आंसर क्या आता है? 30 ऑन एवरेज। अच्छा 30 क्वेश्चन अगर आप करते हैं IAS 16 के, तो एक सवाल कितने मिनट में होता होगा? 40 मिनट, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा। तो 30 सवाल ऑन एवरेज आधे घंटे में, तो कितने घंटे कंज्यूम होते हैं? 900 घंटे। 900 घंटे हो गए। 900 घंटों को अगर आप कन्वर्ट करें मिनट्स में तो डिवाइड बाय 60। देख बताएं क्या आंसर क्या होता है? आंसर बताएं क्या आता है? हाँ 15 घंटे। तो 15 घंटे आपने सिर्फ सवाल सॉल्व किए हैं किसके? अकाउंटिंग के एक स्टैंडर्ड के। और इस तरह के कितने स्टैंडर्ड्स होंगे? फाइनल अकाउंट्स भी है, बोरिंग कॉस्ट भी है, उसके अलावा NPO भी है, गवर्नमेंट ग्रांट, चलो छोटे बड़े सब कुछ मिला मिलो के 8 टॉपिक्स होंगे। चलो 6 कर लेते हैं सब कुछ एवरेज करके, तो 15 into 6 करें हैं 90 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है। और अगर मैं कॉन्सेप्ट्स भी डाल लूं तो तकरीबन 150 घंटा बनता है ना। मजे की बात है, क्या आपने कभी बेचारे किसी भी थ्योरी वाले पेपर को इतना टाइम दिया आज तक? तो ज्यादती करते हैं ना। तो आप लोगों ने बस छोटी सी बात माननी है, वो ये माननी है कि घर जाके अगर जरूरत पड़े तो जितना टाइम ये डिजर्व करता है, चाहे 20 मिनट, चाहे 40 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे घंटा, इस बेचारे को उतना ड्यू टाइम लाजमी देना। ये उससे ज्यादा डिमांड नहीं करेगा अगर आप क्लास में एक्टिवली बैठे होंगे। हाँ अगर आप क्लास में किसी और सोच में है, आप क्लास में ये सोच रहे हैं यार व्हाट्सएप पे अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था, तो फिर मसला होगा। फिर ना जवाब आएगा ना सुकून आएगा, और जब पेपर दे के आएंगे तो किसी और का जवाब आ जाएगा और आपको वापस बुला देगा। बात समझ आई? तो चले, अगर फेलियर आ भी गया लास्ट टाइम तो प्लीज टेक इट पॉजिटिवली, इसको नेगेटिव नहीं लेना। हमने एक फ्रेश स्टार्ट लेना। क्या लेना है? फ्रेश स्टार्ट लेना। बिल्कुल समझना कि हम लोग जीरो पे खड़े हुए, हमें कुछ नहीं आता। और लिटरली ICAP ने भी कुछ ऐसे ही किया आपके साथ, क्योंकि ICAP ने अपनी किताब रिवाइज कर दी, और जब ICAP ने किताब रिवाइज की है तो फिर मार्केट में मौजूद नोट्स को भी रिवाइज होना चाहिए था। ये अगर आपके पास वॉल्यूम 1 पड़ा हुआ, सॉरी एडिशन 1 पड़ा हुआ है मेरी किताब का, तो वो अब रिडंडेंट है, वो अब जाया। उसकी वजह ये है कि ICAP ने पिछले सिलेबस से इस सिलेबस में आते आते तकरीबन 25 से 30% चीजों को रिवाइज कर दिया, चेंज कर दिया। कुछ कॉन्सेप्ट्स को आसान कर दिया, कुछ को रिमूव कर दिया, कुछ जगहों पे पूरे पूरे चैप्टर्स को उठा के खत्म कर दिया। तो छोड़ दें माजी में क्या हुआ था। जैसे आपको याद होगा एनेक्सियंस होते थे 4 अदद, खत्म कर दिए। चैप्टर 7 में एक OSI मॉडल था, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, अगर सिस्टम्स पढ़ा हो कभी तो वो खत्म कर दिया है। तो इस तरह के चैप्टर 5 में से चीजें बहुत कम कर दी हैं, 4 को भी कम किया, 1 को भी कम किया, कई चीजें ICAP ने खत्म कर दी हैं। पुरानी नॉलेज काम आ सकती है, मगर पुरानी किताब काम अब
नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें भी मैंने अब काफ़ी चेंजेस किए हैं, कुछ मज़ीद चीज़ों को आसान किया है, कुछ को मज़ीद एलेबोरेट किया है। फिर ये चैप्टर जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर कौन सा, 18, ये उसमें नहीं था, ये इसमें ऐड किया। तो चीज़ें चेंज हुई हैं, आपने क्या करना है, एक नई शुरुआत लेनी है, एक नया स्टार्ट लेना, ताकि हम लोग इस दफ़ा इस पेपर को पास कर सकें। बात समझ आई? यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई परेशानी? हाँ भाई, में फंसे होना है, वो कब होंगे, वो भी साथ हो जाएंगे। अगर आपने गौर किया हो तो ये देखो, वहां पे क्या है, एक दिन टेस्ट, और जब हम लोग पुराने कर रहे होंगे तो फुल वीक। मैं आपको प्रॉपर इसका प्लान दूंगा कि आपने किस दिन पे क्या कवर करना है, कितना कवर करना है, क्योंकि जब आप लोग घरों पर जाएंगे ईद के टाइम पे तो वापस आने में टाइम लगता है, कभी किसी को सवारी नहीं मिल रही, कभी किसी को गाड़ी का मसला, ये है वो, तो उतने में अगर मैं कहूँ नहीं नहीं हम लोग नया शुरू करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों ने ये टाइम रखा इसलिए है कि हम लोग यहाँ पे अपना पुराना कवर करेंगे जो हम लोग अभी छोड़ चुके हैं। और मजे की बात है, अगर आप कहेंगे कि सर इन दिनों में कवर नहीं हो पाया, नहीं कवर हो पाया, कोई बात नहीं, ये क्या है, तो अगर आप वो 4 करना चाहते हैं तो फ्री टाइम अगर आपको मिलता है तो 8 जून वाली क्लास में आके फिर से बैठ जाए, वो 4 वहां से कर लें और जो हमारा सफर चल रहा है उसको कैरी ऑन करते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, वो मसला नहीं है। इसलिए मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि ये तीनों ग्रेड्स आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनका कोई ताल्लुक खास आपस में नहीं है। हाँ, अगर बन रहा हुआ तो मैं आपको उतनी नॉलेज जरूर दे दूंगा या लिखवा दूंगा जितनी उस कॉन्सेप्ट के लिए काफी होगी। डन? अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पेपर पैटर्न के बारे में तो आपको आइडिया है ना। पेपर पैटर्न क्या है हमारा, 85 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन और 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सर ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं बस, कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। अच्छा, क्या जरूरी है कि 15 है तो 15 ही आएंगे? क्या 15 एमसीक्यू ज्यादा जरूरी है? नहीं, इट कैन रेंज फ्रॉम 10 to 15। कुछ एमसीक्यू 2 नंबर के भी होते हैं, कुछ 1.5 के भी होते हैं, कुछ 1 नंबर के भी होते हैं। हाँ, थ्योरी के अंदर अगर मैं आपको दिखा पाऊं, अगर मेरे लिए इस वक्त पॉसिबल हो तो, जो कि मुझे लग रहा नहीं होगा, एक सेकंड हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। मैं जस्ट आपको ना रीसेंट पेपर दिखाना चाहता हूं, अगर लैपटॉप मेरा साथ देता है। नजर आ रहा आपको? नहीं आ रहा? फिर मैं दिखाता हूं। देखें जरा, हमारा नजर, हम जाते हैं स्टडी रिसोर्सेज में, हम जाते हैं कैफ में, हम जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, और हम जाते हैं डीएसआर में, और हम देखते हैं कि जो अभी का पेपर था वो कैसा था। शो हो रहा सबको? अच्छा जी, सर देखें जरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? कितने थे? 7। 7 में से एक तो चला गया एमसीक्यूज, कितने आ गए? ग्रेड्स कितनी है? डिवाइड कर लेना। 2 सवाल डाटा के थे, 2 सवाल सिस्टम को, 2 ही सवाल किसके थे? रिस्क के थे। अच्छा, इसमें भी मजे की बात यह है कि अगर मैं सिर्फ वो सवाल काउंट करूं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कितने बनते हैं? पहले में से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एज सच नहीं था, यहां पे था पार्ट बी और पार्ट सी, जरा काउंट कीजिए कितने बनते हैं? 5 और 4 9,
फिर सिस्टम पे आ जाते हैं। तो सिस्टम के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन एनी टू, और ये इसको भी आप वही काउंट करें। 9 और 9, 9 और 9 24 है, 18। हाँ तो 9 थे ना वो, 18 18 18 18 से 20 नंबर का पेपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, टाइप 1 था। और अगर मैं बिल्कुल टाइप 2 की तरफ जाऊं, टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है बोला? टाइप 1 वो होता है जिसमें प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो, कोई लॉजिक ना हो, कोई वो ना हो, केस स्टडी ना हो। टाइप 2 मींस वो सवाल जिसमें एक छोटी सी केस स्टडी होगी, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, कुछ बातें होगी और आपसे पूछा क्या जा रहा होगा, सीधा सवाल। ये अगर मैं काउंट करूं तो अराउंड 50 नंबर बनते हैं आउट ऑफ 85। तो 50 और 20 70, कोई 15 से 20 नंबर का पेपर ऐसा था जो कि आईकैप ने लॉजिकल पूछा था, वो भी इतना लॉजिकल नहीं था। अगर आपके पास एक सफिशिएंट तैयारी भी थी तो वो भी किया जा सकता था। अगर आपका पूरा एक ग्रिड छोड़ के 40s में नंबर आ गए हैं, इसका मतलब है अगर आपने वो ग्रिड की होती तो शायद आप पास क्या बहुत आगे जा चुके होते। तो ये ज्यादती फिर आप लोगों ने अपने साथ खुद ही की है। बट चले, कोई बात नहीं, शायद अल्लाह ताला ने कुछ नसीब में आपके लिए मजीद बेहतर लिखा है, शायद आपको कुछ और मिलना हो। तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने अब क्या करना है, इस पेपर के अकॉर्डिंगली चलना है, हम लोगों ने कंटेंट के अकॉर्डिंगली चलना है। अब हमारे पास वो फियर ऑफ अननोन खत्म हो चुका है कि पेपर कैसा आएगा, मुश्किल आएगा, आसान आएगा। पेपर बिल्कुल डुएबल होता है, करने वाला होता है। हाँ, सिर्फ एक शर्त होती है कि आप उसको करने के काबिल हो। और बंदा करने के काबिल कब होगा? जब उसने क्या की हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो उस चीज के ऊपर। तो ये जो कुछ हमारे पास इश्यूज है, पहला मसला क्या था, फियर ऑफ अननोन, वो अब खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें कहाँ पे इकट्ठे होना है? क्लास में इकट्ठे होना है और क्लास में आना है, छुट्टी नहीं करनी। रिटेंशन के लिए मैं भी आपको माइंड मैप्स दे रहा हूँ, आपने खुद भी उसके ऊपर काम करना है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे, ड्राफ्टिंग हम लोग क्लास में कर रहे होंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग क्लास में कर रहे होंगे, जितने भी आपके राइटिंग के मसले हैं वो क्लास में ही रिजॉल्व हो रहे होंगे। और अगर आप वीकली बेसिस के ऊपर टेस्ट दें, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए थे, वीकली बेस पे अगर आप टेस्ट भी दे रहे हैं, जैसे 9 मई, 16, 23 मई, फिर मिड टर्म, फिर फुल वीक, फिर 13, फिर 20, फिर 27, 4, 11 मिड टर्म, कितने बनते हैं? 10 तो यही है, और ये फुल वीक वाला तो करीबन 15 बहुत। और 15 में से भी 3 तो मिड टर्म्स है, यानी कि तकरीबन 60, 60 और 60, 180 ये हो गया, बाकी आप कम करें। और हाँ हाँ सच, ये जो क्रैश बैच होगा इसमें भी हर दिन टेस्ट खड़ा होगा, हर दिन। तो अगर आप सिंसियर हैं, करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज जो होना था वो हो गया। आज से नियत बांध लें कि हमने क्या करना है, आगे के लिए कुछ करके रहना है। जज्बा है, जज्बा रखते हैं, करना है, पेपर पास करना है, पक्की बात है, पक्की बात है, आखिरी फैसला है, आखिरी फैसला है। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जज्बे के साथ।